18वीं सदी के आखिर में फ्रांस एक ऐसे राज्य की तरह था जो बर्बादी की कगार पर खड़ा था। लुई 14वें और 15वें के शासनकाल में सालों तक चले अत्यधिक खर्च ने राजकोष को खाली कर दिया था। ब्रिटेन के साथ हुए 7 साल के युद्ध ने, जो एक महंगा संघर्ष था, फ्रांस के संसाधनों को और भी कम कर दिया। इसी दौरान आम लोग जो टैक्स के बोझ तले दबे हुए थे और एनलाइटनमेंट आइडियल से प्रेरित थे, बेचैन होते जा रहे थे। ऐसे में एक जबरदस्त उथल पुथल का माहौल बन रहा था जो फ्रांस को बदलने और दुनिया को प्रेरित करने वाला था। फ्रांसीसी क्रांति कोई अचानक हुआ धमाका नहीं था, यह सालों से चल रही असंतोष की आग का नतीजा था। फ्रांसीसी राजशाही की शानदार जीवन शैली, खासकर मेरी और लुई 16वें की, आम लोगों के संघर्षों के बिल्कुल विपरीत थी। अटलांटिक के पार स्वतंत्रता की किरण, अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में बदलाव की लालसा को और तेज कर दिया। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बंटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी वर्ग, जिसके पास अथाह धन और विशेषाधिकार थे। दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग, जिसके पास काफी ताकत थी और जिसे न के बराबर टैक्स देना पड़ता था। तीसरा वर्ग, जो सबसे बड़ा और सबसे विविध था, बाकी सभी लोगों को शामिल करता था, किसान, कारीगर, व्यापारी और तेजी से बढ़ता हुआ पूंजीपति वर्ग। इस व्यवस्था का मतलब था कि टैक्स का सारा बोझ लगभग पूरी तरह से तीसरे वर्ग पर ही था। पहले और दूसरे वर्ग के पास अपार धन होने के बावजूद उन्हें टैक्स से काफी हद तक छूट प्राप्त थी। इस असमानता ने आम लोगों में नाराजगी और अन्याय की भावना को हवा दी। तीसरा वर्ग हालांकि विविध था, लेकिन कुछ मुद्दों पर सभी एकमत थे, जैसे कि कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों के खिलाफ उनकी शिकायतें। पूरे यूरोप में ज्ञानोदय शक्ति और अधिकार के पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दे रहा था। जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसे विचारकों ने व्यक्तिगत अधिकारों, लोकप्रिय संप्रभुता और शक्तियों के पृथक्करण का समर्थन किया। उनके विचारों ने फ्रांस में खासकर तीसरे वर्ग के शिक्षित सदस्यों के बीच गहरी प्रतिध्वनि पाई। सैलून, जो अमीर पेरिस की महिलाओं द्वारा आयोजित सभाएं होती थीं, बौद्धिक चर्चाओं के प्रमुख केंद्र बन गए थे। यहाँ ज्ञानोदय के विचारों पर बहस की जाती थी और उन्हें फैलाया जाता था, जिससे राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की इच्छा और तेज होती थी। वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और डाइडेरॉट की रचनाओं ने राजशाही और चर्च के पूर्ण प्राधिकरण को चुनौती दी। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की वित्तीय समस्याएं और भी बदतर हो गईं। दरबारी विलासिता पर उनके अत्यधिक खर्च और उनके अनिर्णायक नेतृत्व ने राज्य के आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया। 1780 के दशक के अंत में खराब फसल के कारण रोटी की कीमतें आसमान छूने लगीं, जिससे पहले से ही संघर्ष कर रहे किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। राजशाही द्वारा वित्तीय सुधार के प्रयासों को, जो अक्सर विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के प्रतिरोध का सामना करते थे, अप्रभावी साबित हुए। वित्तीय संकट राजशाही की अक्षमता और फ्रांसीसी समाज के भीतर गहरी असमानताओं का प्रतीक बन गया। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई, आमूल परिवर्तन की मांगें तेज होती गईं। भाग 5, एस्टेट्स जनरल, विनाश का नुस्खा। वित्तीय संकट से निपटने के लिए आखिरी कोशिश में लुई 16वें ने मई 1789 में एस्टेट्स जनरल को बुलाया। यह सभा, जो तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी, 170 से अधिक वर्षों से नहीं मिली थी। तीसरा वर्ग ज्ञानोदय के विचारकों के लेखन और अपनी ही भयावह परिस्थितियों से प्रेरित होकर महत्वपूर्ण सुधारों की मांग कर रहा था। उन्होंने एक अधिक प्रतिनिधि व्यवस्था की वकालत की, जहां वोटों की गिनती वर्ग के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से हो। हालांकि इस मांग को पहले और दूसरे वर्ग के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो अपने विशेषाधिकार वाली स्थितियों को बचाए रखना चाहते थे। एस्टेट्स जनरल के भीतर गतिरोध ने फ्रांसीसी समाज के भीतर गहरे विभाजनों को उजागर किया और क्रांति के अधिक टकराव वाले चरण के लिए मंच तैयार किया। भाग 6, टेनिस कोर्ट की शपथ। अवज्ञा में किया गया एक वादा। एस्टेट्स जनरल में गतिरोध से निराश होकर तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने एक साहसिक कदम उठाया। 20 जून 1789 को हम एक पास के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और एक शपथ ली कि जब तक हम फ्रांस के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार नहीं कर लेते, तब तक हम भंग नहीं होंगे। विरोध का यह कार्य, जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के रूप में जाना जाता है, ने फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया।
इस शपथ ने हमें याचिकाकर्ताओं से क्रांतिकारियों में बदल दिया। इसने एक ऐसी संवैधानिक सरकार की स्थापना करने के लिए हमारे दृढ़ संकल्प का संकेत दिया जो राजशाही की शक्ति को सीमित करे और सभी नागरिकों के लिए अधिकारों की गारंटी दे। टेनिस कोर्ट की शपथ ने तीसरे वर्ग को बल दिया और एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण फ्रांस के लिए आशा को प्रेरित किया। भाग 7 बास्तील पर धावे बोलना, क्रांति की शुरुआत। 14 जुलाई 1789 को पेरिस के बाहर शाही सैनिकों के जमावड़े की अफवाहों से प्रभावित होकर एक भीड़ ने बास्तील पर धावे बोल दिया, जो शाही प्राधिकरण और अत्याचार का प्रतीक था। बास्तील पर धावे बोलना हालांकि काफी हद तक प्रतीकात्मक था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के दौर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसने लोकप्रिय गतिशीलता की शक्ति और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए लोगों की इच्छा का प्रदर्शन किया। यह घटना, जो जल्द ही क्रांति का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई, ने कुलीन वर्ग में भय फैला दिया और पूरे फ्रांस में क्रांतिकारियों को बल दिया। बास्तील पर धावे बोलने ने फ्रांसीसी क्रांति के सबसे कट्टरपंथी और उथल पुथल भरे चरण की शुरुआत को चिह्नित किया। अगस्त 1789 में ज्ञानोदय के सिद्धांतों से प्रेरित होकर राष्ट्रीय सभा ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा को अपनाया। इस ऐतिहासिक दस्तावेज ने सभी पुरुषों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की, जिसमें स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, बोलने और धर्म की स्वतंत्रता और अत्याचार का विरोध करने का अधिकार शामिल है। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा उन निरंकुश सिद्धांतों से एक क्रांतिकारी प्रस्थान थी जिन्होंने सदियों से फ्रांस पर शासन किया था। इसने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांतों को स्थापित किया, यह पुष्टि करते हुए कि सरकार की शक्ति राजा से नहीं बल्कि लोगों से मिलती है। यह दस्तावेज आधुनिक लोकतांत्रिक विचार की नींव बन गया, जिसने दुनिया भर में क्रांतियों और संविधानों को प्रभावित किया। जैसे जैसे क्रांति आगे बढ़ी, राजशाही की स्थिति अस्थिर होती गई। अर्थपूर्ण सुधारों को अपनाने के लिए लुई 16वें की अनिच्छा और फ्रांस से भागने के उनके प्रयासों ने जनता के विश्वास को और कम कर दिया। 1792 में राजशाही को समाप्त कर दिया गया और मुझ पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और फांसी दे दी गई। फ्रांस को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया, जो उसके राजशाही अतीत से एक निर्णायक विराम का प्रतीक था। राजशाही के उन्मूलन ने पूरे यूरोप में धक्का दे दिया। यह दर्शाता हुआ कि सबसे मजबूत शक्ति संरचनाओं को भी उलट दिया जा सकता है। हालांकि नए स्थापित गणराज्य को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह एक नई व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। फ्रांसीसी क्रांति अपने अंधेरे पक्ष के बिना नहीं थी। 1793 से 1794 तक फ्रांस आतंक के शासन की चपेट में था, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे और जन सुरक्षा समिति के नेतृत्व में गहन राजनीतिक दमन का काल था। क्रांति के दुश्मन माने जाने वाले हजारों लोगों को, जिनमें कई निर्दोष व्यक्ति भी शामिल थे, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। आतंक का शासन फ्रांसीसी क्रांति में एक क्रूर और विवादास्पद अध्याय था, जबकि इसके समर्थकों ने तर्क दिया कि आंतरिक और बाहरी खतरों से क्रांति की रक्षा के लिए चरम उपाय करना आवश्यक थे। इसके आलोचकों ने इसे अनुचित हिंसा और अत्याचार के काल के रूप में किया। आतंक का शासन अंततः खुद ही खत्म हो गया, जब जुलाई 1794 में खुद रॉबेस्पियरे का अंत गिलोटिन पर हुआ। फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण थी। इसने फ्रांस और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। नागरिकता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आधुनिक धारणाओं को आकार दिया। क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लगातार गूंजते रहते हैं, जो दुनिया भर में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए आंदोलनों को प्रेरित करते हैं। क्रांति की विरासत जटिल और बहुआयामी है। इसके कारण सामंतवाद का उन्मूलन, राष्ट्रवाद का उदय और ज्ञानोदय के आदर्शों का प्रसार हुआ। इसने आतंक और हिंसा की ताकतों को भी उजागर किया, जो क्रांतिकारी परिवर्तन की चुनौतियों को दर्शाता है। फ्रांसीसी क्रांति एक याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और समानता की खोज एक निरंतर संघर्ष है, जिसके लिए निरंतर सतर्कता और सभी के लिए न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।